हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग गवर्नर जनरल के पार्ट सेकेंड को पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने गवर्नर जनरल के डलहौजी तक को पढ़ा था। इसमें कैनिंग से लेकर के आगे तक के जितने भी वायसराय हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और ये दोनों वीडियो के दो पार्ट में आपका MCQ भी आएगा, गवर्नर जनरल पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, जिसमें टोटल महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं इसके उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के हम अगले वीडियो में MCQ के दो वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए इसमें देखते हैं गवर्नर जनरल का अगला कौन पार्ट है। अगला है लॉर्ड कैनिंग। आप सब पढ़े होंगे कि लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है वो बेसिकली 56 से 62 तक का कार्यकाल है। डलहौजी के जस्ट बाद आता है और डलहौजी जितना वो पूरा जो तहस नहस करके गया था उन सब का हर्जाना इन्हीं को भुगतना पड़ता है। और बेसिकली कैनिंग वो व्यक्ति थे जो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रथम वायसराय थे, अर्थात ये कंपनी के शासन के साथ साथ ब्रिटिश क्राउन के शासन में भी काम किया था। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जो कंपनी के शासन साथ साथ ब्रिटिश क्राउन के शासन में काम किए थे। तो वो कौन थे? कैनिंग थे, जिनका कार्यकाल कब से है? इनका कार्यकाल है 1856 से लेकर के 1862 तक। इनके कार्यकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था और 1858 में इनके कार्यकाल में ही वायसराय की पद नियुक्त की गई थी, क्योंकि वायसराय की पद तब आई है जब यहां का प्रशासन, भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत गया है और कंपनी शासन को खत्म कर दिया गया। तो इनके कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य हुई थी उसके बारे में हम लोग को पढ़ना, जिसमें पहला है कि कैनिंग कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त प्रथम वायसराय थे। अर्थात वायसराय का जो पद है ये आया है 1858 में और इस समय यहां पे गवर्नर जनरल बन के कौन आए थे? लॉर्ड कैनिंग आए थे। नेक्स्ट, इसके शासनकाल की प्रमुख घटना 1857 की विद्रोह है। प्रमुख घटना कहिए या महत्वपूर्ण घटना कहिए, दोनों एक ही है कि इसके समय की महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह है, जिसके बाद भारत का शासन 1858 के संवैधानिक एवं प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत सीधा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियंत्रण में चला गया, जिसे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में कहते हैं। साथ ही साथ कैनिंग ने अपने कार्यकाल के दौरान 1856 में धारा 15 के तहत जो विधवा विवाह था, इनको विवाह कर दीजिए, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दे दी। एक्चुअली एक विधवा विवाह की जो मान्यता देने का प्रोसेस है ये डलहौजी करके गया था, लेकिन एक्ट बनाया गया किसके कार्यकाल में? कैनिंग के कार्यकाल में एक्ट बनाया गया। और वो कौन था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के धारा 15। नेक्स्ट, कैनिंग के कार्यकाल में महालेखा परीक्षक जो होते हैं, जो ऑडिट करते हैं, उनके पद को भी सृजित किया गया। साथ ही साथ कैनिंग के कार्यकाल में 1861 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पारित किया गया, सीआरपीसी आज भी है, सीआरपीसी एक्ट आज भी है, जो सीआरपीसी एक्ट कैनिंग के कार्यकाल में पारित किया गया। साथ ही साथ महालेखा परीक्षक का पद भी कैनिंग के कार्यकाल में लाया गया है। नेक्स्ट, कैनिंग के कार्यकाल में 1861 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया, जो पोर्टफोलियो प्रणाली का अर्थ होता है विभाग को बांटना। जैसे देखते हैं हर विभाग का एक मंत्री होते हैं, उसको पोर्टफोलियो प्रणाली कहते हैं। और पोर्टफोलियो प्रणाली को बनाने का काम कौन किया था? लॉर्ड कैनिंग किया था। कब किया था? 1861 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा, ये किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। अगला, 1861 में कैनिंग के समय ही इंडियन उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा किसके द्वारा? इंडियन उच्च न्यायालय अधिनियम के द्वारा मुंबई, कोलकाता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए इंडियन उच्च न्यायालय अधिनियम कैनिंग के कार्यकाल में 1861 में पारित किया गया। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि 56 से लेकर के 62 तक 6 वर्षों का कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल में नील विद्रोह हुआ था, जिसपे नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा एक जो नाटक लिखी गई थी, वो नील विद्रोह भी बंगाल में कैनिंग के कार्यकाल में 1859 में हुआ था। और 1859 में ही कंपनी के यूरोपीय सदस्यों द्वारा श्वेत विद्रोह भी किया गया था। और श्वेत विद्रोह जो है कंपनी के सदस्यों के द्वारा भी कैनिंग के कार्यकाल में 1859 में किया गया था। नेक्स्ट,
कैनिंग के समय ही पहली बार ब्रिटिश अर्थशास्त्री लॉर्ड विल्सन भारत आया, यहाँ के आर्थिक प्रक्रियाओं के सर्वेक्षण के लिए, आर्थिक प्रक्रिया के सजेशन के लिए आया। लॉर्ड विल्सन ने क्या किया, भारत में आकर के 500 से अधिक वार्षिक आय कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर आयकर लगा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया। तो इनकम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके कार्यकाल में आया है, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। और इसको लगाने का जो रिकमेंडेशन है, सुझाव है, वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री लॉर्ड विल्सन के द्वारा दिया गया और लॉर्ड विल्सन के द्वारा दी गई जो सजेशन थी उसे कैनिंग ने लागू किया था। अगला जो महत्वपूर्ण वायसराय है वो है सर जॉन लॉरेंस, जिसका कार्यकाल 1864 से 1869 तक का था, 5 वर्षों का इनका कार्यकाल था। और इनके समय में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, जिसमें पहला कार्य है कि 1857 के विद्रोह के समय लॉरेंस पंजाब का गवर्नर था और यही वो व्यक्ति था जिसने दिल्ली पर कब्जा भी किया था सितंबर के महीने में, जिसके कारण सर जॉन लॉरेंस को भारत के रक्षक का उपाधि दिया गया, क्योंकि इसने दिल्ली पे सर्वप्रथम कब्जा हुआ था। 1857 के विद्रोह के आप एमसीक्यू में भी पढ़े हैं कि सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली पर ही अंग्रेजों के द्वारा कब्जा किया गया था। नेक्स्ट, इसके कार्यकाल में 1866 में उड़ीसा में तथा 1868-69 में राजपूताना एवं बुंदेलखंड में विशाल अकाल पड़ा, बहुत अधिक त्रासदी हुई, जिसके कारण इसने कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया। तो अकाल आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया, कैंपबेल के नेतृत्व में किया गया। किसके कार्यकाल में, सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में किया गया था। तीसरा, इसी के समय 1865 में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी तथा 1865 में कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और यह उच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था वो बेसिकली किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो यह बेसिकली जो कैनिंग के कार्यकाल में अधिनियम बनाई गई थी उसके तहत किया गया था। नेक्स्ट, और उस अधिनियम का नाम क्या था, उस अधिनियम का नाम था इंडियन उच्च न्यायालय अधिनियम। और इसी उच्च न्यायालय अधिनियम के अनुसार या उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत इन्होंने 3 जगह पर उच्च न्यायालय की स्थापना की। कहां कहां पर, कोलकाता, मुंबई और तीसरा मद्रास में। नेक्स्ट, कैनिंग ने अपने कार्यकाल के जॉन लॉरेंस ने अपने कार्यकाल के दौरान अफगानिस्तान के संदर्भ में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया, जो शानदार निष्क्रमणीयता के नाम से जाना जाता है, जिसे हम शानदार निष्क्रियता कहते हैं। और शानदार निष्क्रियता का जो संबंध है वो अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति से है, जो किसके द्वारा लाया गया, सर जॉन लॉरेंस के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट, अगला जो महत्वपूर्ण वायसराय वो है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो वही वायसराय हैं जिनकी हत्या अंडमान निकोबार में कर दी गई थी। इनका कार्यकाल मात्र 3 वर्षों का कार्यकाल है। 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला, लॉर्ड मेयो ने अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय विकेंद्रीकरण किया, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन किया। केंद्रीकरण का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रल के पास सारा वित्तीय व्यवस्था को खर्च करने का, प्राप्त करने का शक्ति, उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी प्रशासनिक हैं उन सबके पास वित्तीय व्यवस्था को खर्च करने का अधिकार है, उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। और वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया। साथ ही लॉर्ड मेयो ने 1872 में कृषि विभाग और वाणिज्य विभाग का भी गठन किया था। लॉर्ड मेयो के द्वारा राज्य रेल प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जो कि आपने पढ़ा है कि डलहौजी के द्वारा रेलवे शुरू किया गया था, लेकिन राज्य रेल प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। और 72 ईस्वी में इसने अंग्रेज के समय की प्रथम जनगणना संपन्न की थी। लेकिन यह जनगणना एक शेड्यूल में नहीं था, यह ऐसे ही किया गया था, जो आप पढ़ते हैं कि बेसिकली जनगणना इसके 9 वर्ष के बाद 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष पर होना शुरू हुआ था। लेकिन प्रथम जनगणना कराने का श्रेय लॉर्ड मेयो को गया और प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था। और 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती आ रहा है। इसलिए आज भी हम लोग जनगणना का जो डेटा पढ़ते हैं वो 2011 वाला पढ़ते हैं, क्योंकि 21 में जनगणना कोविड के कारण नहीं हो पाया था।
तीसरा पॉइंट है कि 1872 में अफगान के एक थे बंदी जिसका नाम था शेर अली, उसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनको मेयो को चाकू मार करके हत्या कर दी थी और इनकी मृत्यु अंडमान निकोबार में ही हो गया था, जेल में ही। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, चौथा जो वायसराय वो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिनका कार्यकाल 1872 से 76 का है, 4 वर्षों का इनका कार्यकाल है। एक सिंपल सा इनके कार्यकाल में एक ही मुख्य काम हुआ है कि इनके कार्यकाल में 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। नेटिव मैरिज एक्ट, मैरिज मतलब विवाह का उम्र के लिए नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया, जिसमें लड़कों की शादी का उम्र 18 वर्ष और लड़कियों के शादी का उम्र मिनिमम 14 वर्ष निर्धारित किया गया। तो इसमें जो है नॉर्थब्रुक के समय में लड़कों के शादी का उम्र कितना निर्धारित किया गया, मिनिमम 18 वर्ष, लड़कियों के शादी का मिनिमम 14 वर्ष। और ये किसके तहत, तो ये नेटिव मैरिज एक्ट 1872, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के तहत निर्धारित किया गया था। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में किया गया था। अगला वायसराय है लॉर्ड लिटन। लिटन का कार्यकाल 4 वर्ष का था, इनका कार्यकाल 1876 से 80 का था। लिटन और रिपन, लिटन का बहुत सारा जो गलत काम था उसको रिपन सुधारा, इसलिए लिटन और रिपन हम लोग दोनों को साथ में लेते हैं। इनके समय में इन्होंने एक कुशल कूटनीतिज्ञ, दीर्घ प्रशासनिक अनुभव के युक्त एक अच्छा साहित्यकार के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि ये साहित्य भी लिखते थे, किताब वगैरह भी लिखते थे। और इन्होंने अपनी रचना ओवन मेरिडी, इनकी अपनी रचना कौन है, इनकी अपनी रचना है ओवन मेरिडिथ, इनकी अपनी रचना है और इन्होंने अपनी रचना को ओवन मेरिडिथ के नाम से लिखा था। साथ ही इनकी जो प्रसिद्ध कविता है वो है लुसाइल। इनका जो प्रसिद्ध कविता है वो क्या है, लुसाइल है, क्योंकि एक अच्छे साहित्यकार थे और इनकी अपनी रचना का नाम है ओवन मेरिडिथ और इनकी जो महत्वपूर्ण कविता है उसका नाम क्या है, लुसाइल। लॉर्ड लिटन के समय में रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 पारित किया गया, जिसके तहत रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 पारित किया गया, जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन के समय 1876 में रॉयल टाइटल अधिनियम पारित किया गया, जिस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई तथा इसी के कार्यकाल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में किया गया था। दूसरी दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 1903 में किया गया, लेकिन प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जिसमें कैसरे हिंद की उपाधि विक्टोरिया को रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 के तहत दिया गया था, वो किसके कार्यकाल में हुआ है, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ है। नेक्स्ट, इसके कार्यकाल में 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत भारतीयों को अवैध रूप से या बिना लाइसेंस लिए हुए आर्म्स रखने को अवैध माना गया है। साथ ही 1878 में विवादास्पद कानून भारतीय समाचार पत्र पर लगाई गई, जिसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए हुआ कि कोई भी जो पेपर है वो सरकार के विरुद्ध नहीं लिख सकता है। अगर वो लिखता है तो उसको खत्म कर दिया जाएगा, उस पर एफआईआर किया जाएगा, उसकी जो लाइसेंस है वो रद्द कर दी जाएगी, जिसके लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, प्रेस के मुंह को बंद करने का कानून भी कहा जाता है, जो किसके द्वारा लाया गया है, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876 से 78 के दौरान मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में भयंकर अकाल आया, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जिसके जांच के लिए 1878 में स्ट्रैची के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, स्ट्रैची के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया। तो स्ट्रैची के नेतृत्व में लिटन के कार्यकाल में अकाल आयोग का गठन किया गया। उसका मुख्य कार्य क्या था कि मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में भयंकर अकाल के बारे में पता लगाना, कैसे सट आउट किया जाए इसके लिए सजेशन देना। इसी के कार्यकाल में 1878 से 80 के दौरान द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ और यह अफगान युद्ध गंडमक की संधि से समाप्त हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब से कब तक चला, 1878 से 80 तक, और इस युद्ध में की जो समाप्ति है वो गंडमक की संधि के द्वारा हुआ और इस समय वायसराय लॉर्ड लिटन थे। नेक्स्ट, इसने मुस्लिम एंग्लो प्राचार्य महाविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में करवाया था। मुस्लिम एंग्लो जो प्राचार्य महाविद्यालय है उसकी जो स्थापना है वो अलीगढ़ में लिटन ने करवाया था अपने कार्यकाल के दौरान।
अगला जो महत्वपूर्ण वायसराय उसका नाम है रिपन। रिपन थोड़ा सा सुधारक था, इसलिए रिपन के कार्यकाल को कहा जाता है कि भारत में स्वर्ग युग का आरंभ कहा जाता है। स्वर्ग युग मतलब उसमें भारतीयों के पक्ष में कार्य किया था, इसलिए उसको स्वर्ग युग भी कहा जाता है। तो इसके कार्यकाल में बहुत सारे सुधार कार्य भी किए गए थे, जो कि इसमें आपको सामने लिखा हुआ है। देखिए बेसिकली 1880 से 84 तक 4 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा, और लीटन के द्वारा कुछ भी जो गलत सीधा किया गया उसको इसने सुधारा है। जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को हटा दिया तो कुछ सुधार का काम इसने किया है। नेक्स्ट, 1980 में लीटन के बाद रिपन भारत का वायसराय बना। इसके कार्यकाल में 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया। देखिए प्रथम कारखाना अधिनियम आया है 1881 में, दूसरा 91 में भी आया है, लेकिन प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन के कार्यकाल में 1881 में आया है, जिसमें 7 से 12 वर्ष आयु के बच्चों के कार्य करने के समय अवधि को 9 घंटा निर्धारित किया गया। कहा गया कि 9 घंटा से अधिक बच्चा काम नहीं करेगा, और 7 वर्ष से नीचे के उम्र का बच्चा भी काम करेगा नहीं। बच्चा मतलब 7 से 12 वाला काम कर सकता है, 7 से नीचे वाला कर नहीं सकता, और 12 के ऊपर जो है ना उसे यंग में काउंट किया जाएगा। साथ ही साथ 1882 में इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया, जो कौन लाया था? लीटन लाया था। तथा 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया। स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज व्यवस्था, उसी को कहा जाता है, उसी का एक स्वरूप था स्थानीय स्वशासन। तो याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया, और 1882 में ही लीटन के द्वारा लाए गए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को इसने खत्म कर दिया। नेक्स्ट, रिपन ने 1881 ईस्वी में भारत की सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई थी। नियमित जनगणना जो कि मेयो के समय में 72 में प्रथम बार हुआ था, लेकिन नियमित प्रत्येक 10 वर्ष पर कराने का काम किसके द्वारा शुरू किया गया? रिपन के द्वारा शुरू किया गया। प्रथम जो व्यवस्थित जनगणना है, प्रथम जो सिस्टमेटिक जनगणना है, वो 1881 में रिपन के समय में हुआ है। नेक्स्ट, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में जो हंटर आयोग की स्थापना गठित की गई थी, वो 1882 में रिपन के द्वारा ही किया गया था, जिसका उद्देश्य वुड डिस्पैच के सुधारों का मूल्यांकन करना था। वुड डिस्पैच में जो शिक्षा से संबंधित आया था, उसमें सुधार के लिए इन्होंने हंटर की अध्यक्षता में इन्होंने एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1882 में की थी। इसी के समय में 1883 में इलवर्ट बिल आया। इलवर्ट बिल क्या था? इलवर्ट बिल एक कानून लाया गया था, जिसमें यह था कि यूरोपीय लोगों का भी जो केस है वो भारतीय जज के द्वारा हैंडल किया जाएगा, जिसके लिए श्वेत विद्रोह भी हुई थी। जो ब्रिटिशर्स थे वो इसके विरोध में थे कि नहीं, भारतीय न्यायाधीश हमारे केस को लड़ नहीं सकता है, या भारतीय न्यायाधीश हमारे केस के संबंध में डिसीजन सुना नहीं सकता। तो 1883 में इलवर्ट बिल आया, जिसमें भारतीय न्यायाधीशों द्वारा अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई का प्रोसेस था, जिसे बाद में चल करके खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा है। कौन कहा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा है, कि इन्होंने भारत का बहुत ही उद्धार किया। उद्धार मतलब कल्याण किया है। नेक्स्ट, इसके कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया, जो ऊपर भी ऑलरेडी ये लिखा हुआ था, और इसके कार्यकाल में बहुत अधिक सुधार हुए, जिसके कारण इसके कार्यकाल को भारत में स्वर्ग युग का आरंभ कहा गया, क्योंकि इसने जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को हटा दिया। कितना अच्छा इसका काम था कि भाई प्रेस को फ्रीडम दो, प्रेस को अगर आप गलत करते हैं तो प्रेस आपको उस गलती का एहसास दिलाता रहेगा। इन सब कुछ कारणों से कहा गया कि भारत में स्वर्ण युग का आरंभ किसके कार्यकाल से हुआ है? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से, जिनका 4 वर्षों का कार्यकाल था। कब से कब तक? 1880 से लेकर 1884 तक। नेक्स्ट, रिपन के बाद आते हैं महत्वपूर्ण एक है डफरिन। डफरिन के दिमाग का उपज है। पिछले वीडियो में पढ़ाए थे जब कांग्रेस पढ़ा रहे थे, और इसी कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में 28 दिसंबर को, और डफरिन का कार्यकाल है 84 से 88, 4 वर्ष का कार्यकाल था। सबसे महत्वपूर्ण घटना इसके कार्यकाल में बेसिकली कांग्रेस की स्थापना ही है। इसके कार्यकाल में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुंबई में स्थापना हुई। इस समय भारत के सचिव लॉर्ड क्रॉस था। याद रखिएगा, डफरिन के बारे में तो सब पढ़ता है। लॉर्ड क्रॉस इस समय भारत का सचिव था। तो अगर आपसे पूछ दे कि जिस समय कांग्रेस की गठन हुई थी 1885 में 28 दिसंबर को, उस समय भारत का सचिव कौन था? तो लॉर्ड क्रॉस। वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट, डफरिन के कार्यकाल में 85 से 86 में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ, और वर्मा की अंतिम रूप से अधिग्रहण कर लिया गया। और वर्मा अंतिम रूप से भारत के, या कह सकते हैं ब्रिटिश भारत का हिस्सा पूर्ण रूप से कब बन गया है?
तो तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध के समय, जो वर्मा युद्ध कब से कब तक चला, तीसरा 1885 से 86 तक चला। नेक्स्ट, डफरिन के समय में 1885 में बंगाल एवं अवध का टेनेंसी एक्ट तथा 87 में पंजाब का टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। मैंने बताया था टेनेंसी एक्ट एक प्रकार का रेंट एक्ट था, जिसमें रेंट पर जमीन लेकर के और खेतीहर काम करता था। तो इसके कार्यकाल में 1885 में बंगाल एवं अवध में और 87 में पंजाब में टेनेंसी एक्ट को पारित किया गया। नेक्स्ट, डफरिन के समय में 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो उस समय की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थी और आज भी वो कार्यरत है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके कार्यकाल में, डफरिन कार्यकाल में कब हुआ है, 1887 में हुआ है। नेक्स्ट, अगला जो महत्वपूर्ण वायसराय उनका नाम है लॉर्ड लैंसडाउन। लैंसडाउन का कार्यकाल बेसिकली 6 वर्षों का कार्यकाल था, 1888 से लेकर 1894 तक महत्वपूर्ण कार्यकाल था लॉर्ड लैंसडाउन का। इनके कार्यकाल में दूसरा कारखाना अधिनियम आया था 10 वर्ष के बाद। पहला कारखाना अधिनियम कब आया था, 1881 में, जिसमें 7 से 12 वर्ष के बच्चों के कार्य अवधि या ड्यूरेशन, वर्किंग ड्यूरेशन को 9 आवर्स कर दी गई थी। दूसरा कारखाना अधिनियम किसके कार्यकाल में आया था, तो यह आया था लैंसडाउन के कार्यकाल में, प्रथम कारखाना अधिनियम के 10 वर्ष के बाद 1891 में। नेक्स्ट, लैंसडाउन के कार्यकाल में 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था। इसमें पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को आरंभ किया गया था। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब हम चुनते हैं, अप्रत्यक्ष जो हमारे द्वारा चुने गए लोग चुनते हैं उसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली जो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत आया था। और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड लैंसडाउन थे। नेक्स्ट, 1893 में मार्टिन डुरंड आयोग का गठन। देखिए डुरंड रेखा हम लोग करते हैं ना, अफगानिस्तान के बीच जो बटा था उसको डुरंड रेखा करते हैं। और डुरंड आयोग का जो गठन है वो 1893 में लैंसडाउन के समय में हुआ था। तो सामने लिखा हुआ कि 1893 में मार्टिमर डुरंड आयोग का गठन किया गया, जिसने ब्रिटिश भारत अफगानिस्तान के बीच एक सीमा खींचा जिसे डुरंड रेखा कहते हैं। और आज भी भारत अफगानिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण है, इसी डुरंड आयोग का जो रिजल्ट था उसी को अभी तक फॉलो किया जाता है। तो डुरंड आयोग जो है ना, और साथ में एक आप लोग पढ़े थे 1816 का सुगौली की संधि। सुगौली की संधि के तहत भारत नेपाल का सीमा निर्धारित हुआ था और डुरंड आयोग के तहत भारत पाकिस्तान का सीमा निर्धारित हुआ था। कब, 1893 में। नेक्स्ट, 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही सम्मति आयु अधिनियम के तहत भारत में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया। पुनः सम्मति नियम लाया, कहा कि नहीं 10 से बढ़ाकर के 12 इस आयु को कर दिया जाए। अगला जो महत्वपूर्ण वायसराय उनका नाम है कर्जन। बहुत बड़ा चुट्टा था ये कर्जनमा, इसका कार्यकाल बहुत ही बेतुका टाइप का कार्यकाल था। इसका नाम कितना तगड़ा, देखिए इसका पूरा नाम था जॉर्ज मैथानिलियल कर्नल। इसका नाम बड़ा लंबा चौड़ा है, स्वच्छ नाम है, काम उतना ही बेहुदा वाला है। इसका जो कार्यकाल था 1899 से लेकर 1905 तक हुआ था। और करजनमे के कार्यकाल में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। बिहार, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल का विभाजन इसी समय हुआ था। ठीक है, इसके कार्यकाल में 1902 में पुलिस विभाग में सुधार के लिए फ्रीजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई थी, ताकि यह आयोग पुलिस विभाग में सुधार कर सके। नेक्स्ट, 1902 में थॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसके 2 सदस्य कौन कौन थे, सैयद हुसैन और दूसरा था बिलग्रामी और एवं गुरुदास बनर्जी थे। और इस आयोग के सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून बनाया गया, ताकि विश्वविद्यालय की शिक्षा की व्यवस्था को और व्यवस्थित किया जा सके। इसके कार्यकाल में 1899 से 1900 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा तथा साथ ही प्ले बीमारी भी फैली, जिसके सुझाव के लिए इसने एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग लाया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का जो गठन है वो बेसिकली किसके कार्यकाल में हुआ, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया था। नेक्स्ट, 1920 में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया तथा कृषि कार्यों के देखभाल हेतु 1901 में एक कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई। तो कृषि इंस्पेक्टर जनरल की जो नियुक्ति है वो किसके कार्यकाल में किया गया, तो वो बेसिकली किसके कार्यकाल में हुआ, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ये नियुक्ति की गई थी, जिसका मुख्य कार्य क्या था, कृषि कार्य को और बेहतर बनाने के लिए काम करना। नेक्स्ट,
कर्जन का कार्य बहुत है, बोले कि बहुत बड़ा गधा था तो इसका कार्यकाल थोड़ा अधिक लंबा चौड़ा। नेक्स्ट है, इसके कार्यकाल में नहर निर्माण के सुझाव दिए गए, जिसके लिए सर कलिंग स्कॉट मानफ्रिक की अध्यक्षता में 1901 में एक सिंचाई आयोग की नियुक्ति की गई। और कहा जाता है कि कर्जन के कार्यकाल में कृषि को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। नेक्स्ट, कर्जन के कार्यकाल में रेलवे का सबसे अधिक विस्तार हुआ। देखिए, सर्वाधिक विस्तार किसके कार्यकाल में हुआ है? रेलवे का जो विस्तार है वो सर्वाधिक कर्जन के कार्यकाल में ही हुआ था। कर्जन के कार्यकाल में 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड नामक अभियान भेजा गया। यह तिब्बत के दलाई लामा से संधि करने के लिए भेजा गया, जिसके फलस्वरूप सितंबर 1904 को दलाई लामा ने यंग हस्बैंड के साथ लहासा की संधि की। याद रखिएगा, लहासा की संधि कर्जन के कार्यकाल में 1904 में हुआ है, जिसमें दलाई लामा के साथ इनकी संधि हुई है। उस संधिकर्ता कौन थे ब्रिटिशर्स के साथ से? उनका नाम था यंग हस्बैंड। इनके द्वारा ही वो संधि कार्य पूरा किया गया था। नेक्स्ट, 1903 में एडवर्ड सप्तम में महारानी अलेक्जेंडर को भारत का सम्राट एवं सम्राज्ञी घोषित किया गया, और उसी समय द्वितीय दिल्ली दरबार हुई थी, और इसी दिल्ली दरबार के यादगार में गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में बनाया गया था। तो द्वितीय दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार 1877, द्वितीय दिल्ली दरबार कर्जन के समय में हुआ था 1903 में, जिसमें महारानी जो एडवर्ड सप्तम महारानी थी उनको यहां की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। इसके कार्यकाल में, कर्जन के कार्यकाल में 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक प्रतिरक्षण अधिनियम लाया गया, और सर जॉन शोर मार्शल को पुरातत्व विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया। तो सबसे पहले प्राचीन स्मारक प्रतिरक्षण अधिनियम कब आया? 1904 में आया, और इन्होंने सर जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का निदेशक नियुक्त किया था। नेक्स्ट, जुलाई 1905 ईस्वी में शिमला में बंगाल विभाजन की सरकारी घोषणा की गई। बंगाल विभाजन मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा यहां पे पढ़ लेते हैं। कर्जन के समय 1905 के जुलाई में शिमला में यह हुआ है। इसके बाद उसको लागू किया गया, अक्टूबर में उसको पारित कर दी गई, और उसके बाद विद्रोह शुरू हो गया, बंगाल विभाजन का विद्रोह शुरू हो गया, जिसको आगे चल करके दिल्ली दरबार 1911 के दिल्ली दरबार में रद्द कर दी गई, और 1912 में वो क्या किया गया, कलकत्ता से राजधानी को ट्रांसफर करके दिल्ली ला दिया गया, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो शिमला में बंगाल विभाजन की सरकारी घोषणा हुई थी वो जुलाई 1905 में हुई थी, और इसके समय मुख्य सेनापति किचेनर के साथ मतभेद के कारण 1905 में इसने त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि यह सेना को बहुत अधिक ट्रीट करता था और यह सेना के बारे में सोचता ही नहीं था, जिसके कारण सेना प्रमुख के साथ इसकी लड़ाई झगड़ा हुई, वो बाताबाती होगा, और इसने 1905 में त्याग पत्र दे दिया। लेकिन ये एक ऐसा बांट करके गया, बांटो और राज करो का नीति 1905 में करके गया, जो आगे चल करके एक प्रकार का बिहार बंगाल के क्षेत्र में भाषाई आधार पर एक दरार बना करके ये चला गया, जो आज भी आपको बिहार और बंगाल के बीच भेदभाव दिखाई देगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी बंगाल के ही पार्ट थे। अगला जो महत्वपूर्ण वायसराय उनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग के समय ही राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया, जिसके कारण बेचारा हार्डिंग पर बम फेंक दिया गया 1912 में। कहां पे? दिल्ली के चांदनी चौक में, जिसे हम दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो हार्डिंग का कार्यकाल 6 वर्षों का था, 1910 से 16 तक। इनके कार्यकाल में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में। इनके कार्यकाल में ही दिल्ली दरबार हुई, और उसी में दिल्ली दरबार में इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो इसके कार्यकाल में तीसरी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में। बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नामक एक राज्य का निर्माण हुआ, और भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। और उसी समय विभाजन हुआ कि जो बंगाल का क्षेत्र बिहार उड़ीसा उसको एक साइड कर दीजिए, उधर वाले को पश्चिम बंगाल में कर दीजिए, असम को एक साइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहेगा, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को भी आसानी से संचालित किया जा सके। इसके कार्यकाल में 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, और 1912 में दिल्ली में प्रवेश करते समय हार्डिंग पर बम फेंका गया, और इसी बम घटना को दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। और इस बम घटना में बाल मुकुंद को फांसी दे दिया जाता है, क्योंकि इस षड्यंत्रकारी, जो मुख्य षड्यंत्रकारी इसके थे, वो तो थे रास बिहारी बोस। ये तो यहां से भाग गए, जर्मनी जापान घूमने लगे, यहां से भाग के। फंस कौन गए उस समय? बाल मुकुंद, जो भी उसमें शामिल थे, और उन्हें इसमें फांसी दे दिया गया। और रास बिहारी बोस तथा सच्चिदानंद सन्याल जो थे इसके मुख्य षड्यंत्रकारी थे, जो इससे बच गए थे।
इसके कार्यकाल में भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का आरंभ इलाहाबाद से नैनी, नैनी मतलब गंगा इस पार और गंगा उस पार, मतलब गंगा के दोनों पार यह डाक सेवा का शुरुआत किया गया था। और इसके कार्यकाल में तीसरा कारखाना अधिनियम आया। क्या आया? तीसरा, 81, 91 और 1911 में, जिसमें पुरुष के कार्य अवधि को 12 घंटे निश्चित कर दिया गया। तो कारखाना अधिनियम कितना है? 3 है, 1881, 1891 और 1911। ये 3 कारखाना अधिनियम लाई गई है। नेक्स्ट, अगला जो वायसराय महत्वपूर्ण है उनका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल है ये 1916 से लेकर के 21 तक है और इसके कार्यकाल में जालियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। चेम्सफोर्ड के समय में ही 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जो कि मैंने आपको कांग्रेस के एमसीक्यू में पढ़ाया भी है कि लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग साथ में मिलकर के कार्य करने के लिए शामिल हुआ था। इसके कार्यकाल में ही अप्रैल 1916 में तिलक एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी और बेसिकली इसी अधिवेशन में तिलक के द्वारा शक्ति प्रदर्शन, होम रूल का शक्ति प्रदर्शन भी किया गया था। नेक्स्ट, इसके कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ तथा 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट वही था जिसे अंधा कानून भी कहा गया है, काला कानून भी कहा गया, जिसमें बिना किसी पूछताछ के किसी भी व्यक्ति को जेल में एक लंबे समय तक रखा जा सकता था। नेक्स्ट, इसके कार्यकाल में 1916 में केशव कर्वे द्वारा पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो केशव कर्वे के द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो यह किया गया था 1916 में। नेक्स्ट, इसके कार्यकाल में 1917 में सेंडर आयोग की स्थापना कोलकाता विश्वविद्यालय के जांच के लिए किया गया था। सेंडर आयोग की स्थापना भी इसी समय हुआ था। और इसके कार्यकाल में ही 1919 ईस्वी में संवैधानिक सुधार अधिनियम लाया गया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है वो एक संवैधानिक सुधार लाया गया था 1919 में और यह अधिनियम 1921 में लागू किया गया, जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित की गई। तो जिसके कारण क्या हुआ? प्रांतों में क्या लाया गया? तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लाया गया था। ठीक है, जो थोड़ा सा यहां पे स्लाइड में कट गया है। अगला, नेक्स्ट, थोड़ा सा बोर्ड जो है वो स्लो चल रहा है बस। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट आउट करता हूं, क्योंकि अब ये रिफ्रेश जब तक होगा नहीं तब तक ये कुछ करेगा नहीं। थोड़ा सा वेट किया जाए इसका। हाँ, चलिए, अगला जो महत्वपूर्ण जो वायसराय है उनका नाम है लॉर्ड रीडिंग। इनका क्या नाम है? लॉर्ड रीडिंग। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, माफ कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। और रीडिंग का कार्यकाल था 1921 से लेकर के 26 तक। कुछ महत्वपूर्ण कार्य इसमें भी हुआ, रीडिंग के समय भी हुआ है। रीडिंग के समय भारत में 1922 में चौरी चौरा घटना हुई थी। इसके बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था। और यह रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था, इससे पहले कोई यहूदी वायसराय नहीं आया था। नेक्स्ट, रीडिंग के कार्यकाल में ही चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, क्योंकि वो लोग असहयोग आंदोलन के बंद करने से नाखुश थे। क्योंकि चौरा चौरी में उत्तर प्रदेश में घटना हुई और इतनी बड़ी, जो 1920 से शुरू हुई थी, इतना बड़े आंदोलन को गांधी जी ने झटकों में खत्म कर दिया। ये लोग कहे कि अब ये संभव नहीं है, तो चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई और चुनाव में भाग लेकर के मध्य प्रांत तथा बंगाल में पूर्ण बहुमत भी सरकार बनाई। और यह पूर्ण बहुमत में भी सरकार बनाए थे, जो इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ था उसमें। 1925 में इनके कार्यकाल में ही नागपुर में
हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना किया गया था 1925 में। और इनके कार्यकाल में 1925 में 26 दिसंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय के द्वारा कानपुर में किया गया था। तो दो संगठन, जो एक सोशलिस्ट था और एक समाज सेवक था। समाजसेवी संगठन आरएसएस की स्थापना नागपुर में हेडगेवार के द्वारा 1925 में लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को एम.एन. राय के द्वारा कानपुर में किया गया था। इसके कार्यकाल में भारतीय सेवा में अधिकारी वर्ग के लिए भारतीयकरण शुरू की गई थी कि भाई भारतीयकरण में भारतीयता आप ले सकते हैं अधिकारी वर्ग के लोग। नेक्स्ट, रीडिंग के कार्यकाल में 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह को फांसी दी गई। काकोरी कांड वही था जो ट्रेन लूट कांड था, जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जो रीडिंग के कार्यकाल में था। इसके कार्यकाल में 1926 में अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या दिल्ली में कर दी थी, उनके आवास पर ही। किसके कार्यकाल में? रीडिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट, इसके कार्य में नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत भ्रमण हुआ था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? 1921 में, और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। नेक्स्ट, अगला महत्वपूर्ण है जिनका नाम है लॉर्ड इरविन। इरविन के समय में ही गोलमेज सम्मेलन का जो पहला गांधी जी जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो इरविन के द्वारा गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसी समय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी 1931 में भाग लिए थे। और इरविन का कार्यकाल है 26 से लेकर के 31 तक। इसके कार्यकाल में 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, जो साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी दिया गया था, और जिसके आगमन पर गांधी जी ने कहा कि भाई ये जो आयोग है ये हमारे लिए सही नहीं है। भारत में साइमन कमीशन 1928 में आगमन हुआ, जिसका यहां पे विरोध भी किया गया था। साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। नेक्स्ट, कृषि विभाग हेतु 1926 में रॉयल कमीशन अर्थात शाही आयोग की नियुक्ति की गई, जिसकी रिपोर्ट 1928 में आया था। और इस रॉयल कमीशन का मुख्य कार्य था कृषि से संबंधित रिपोर्ट जारी करना। नेक्स्ट, इसके कार्यकाल में लखनऊ में 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन और एक समिति मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसे नेहरू समिति की संज्ञा दी गई थी, और इस समिति का काम था रिपोर्ट जारी करना। नेक्स्ट, इरविन के कार्यकाल में 17 दिसंबर 1928 में लाहौर में पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। यह सैंडर्स की हत्या इसी के कारण की गई थी, क्योंकि यह था कि भाई उस समय लाला लाजपत राय पे लाठी का भी प्रहार हुआ था, जिस समय ये आया था साइमन कमीशन, उसी के विरोध में। और इन लोगों को लगा कि ये जो अधीक्षक था सैंडर्स, यही करवाया है लाठीचार्ज, इसलिए सैंडर्स को भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा हत्या कर दिया गया था, गोली मार के हत्या कर दिया गया था 17 दिसंबर 1928 को। इरविन के कार्यकाल में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और बटुकेश्वर द्वारा दिल्ली की विधानसभा में लोक विधायक के विरोध में बम फेंका गया था, जिसमें इनको बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह को क्या किया गया? पकड़ लिया गया वहीं पर, उन्हें फांसी की सजा भी दे दी गई। नेक्स्ट, इसके कार्यकाल में, इरविन के कार्यकाल में 1829 में दिवाली घोषणा में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। कहा गया कि आप डोमिनियन स्टेट है, मतलब आपके पास भी कुछ राजनीतिक कहने का अर्थ हुआ कि आपके पास भी डोमिनियन स्टेट के लिए इलेक्शन में आने का अधिकार है, बट उस इलेक्शन का जो मेन एक्टिविटी होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट, 1829 में इसके कार्यकाल में कांग्रेस और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया, और 1926 के जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस निश्चित किया गया। मैंने आपको बताया था कांग्रेस के एमसीक्यू में कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता हुई थी, और वहां पर उन्होंने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर उन्होंने झंडा, स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था, और वहीं से अनाउंस किया था कि 26 जनवरी 1930 को भारत के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में 78 सहयोगियों के द्वारा गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया, और 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरा करके नवसारी जिले में दांडी नामक स्थल पर 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया कि भाई अब टैक्स वैक्स हटाइए, हम नमक कानून का विरोध करते हैं। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया, जिस सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी इरविन समझौता के बाद बंद किया गया था 1931 में, जो आगे पॉइंट है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ,
जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया तथा गांधी जी कांग्रेस के तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन गए थे और वहां से आने के बाद जब उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा तब पुनः से वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा पार्ट शुरू किए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटना इरविन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट, अगला जो महत्वपूर्ण वायसराय उनका नाम है लॉर्ड वेलिंगटन। वेलिंगटन का कार्यकाल 5 वर्षों का था, 1931 से 36 का। इस कार्यकाल में ही पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट मतलब गांधी और अंबेडकर के बीच संधि हुई थी। वेलिंगटन के समय में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन के जेम्स पैलेस में हुआ, जिसमें गांधी जी कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी 1900, पहला हुआ था 1930, दूसरा हुआ था 31 और तीसरा हुआ था 32। मतलब दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में ही हुआ था। सिर्फ दूसरे में ही गांधी जी भाग लिए थे। आगे हम लोग गोलमेज सम्मेलन को भी एक टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनिमल अवार्ड की घोषणा की थी। देखिए, कम्युनिमल अवार्ड का मतलब होता है कि जातीय आधार पर हम कह सकते हैं कि कैटेगराइज आधार पर हम क्षेत्र देंगे कि आप यहां के क्षेत्र से इलेक्शन लड़ सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि पहले धर्म में बांटा, अब ये जाति में बांटा, उच्च जाति और नीच जाति को बांटा जाता था, क्योंकि निम्न जाति का प्रतिनिधित्व गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था और उनके डिमांड पर ही रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनिमल अवार्ड की घोषणा की गई थी, जिसके बाद गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। ठीक है, और जिस अनशन को तोड़वाने के लिए पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को, जिसमें गांधी और अंबेडकर के बीच संधि हुई थी। नेक्स्ट, 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, जो अंग्रेजों द्वारा भारत में किया गया संवैधानिक सुधार का अंतिम कड़ी था। इसके बाद कोई ऐसा एक्ट लाया नहीं गया था। अंतिम जो है संवैधानिक सुधार का कार्य लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में 1935 में हुआ और लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में 1935 में बर्मा भारत से अलग हो गया, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट, वेलिंगटन के कार्यकाल में ही आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण द्वारा 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि कांग्रेस से जो लोग निकल रहे थे और कम्युनिस्ट की तरफ जा रहे थे उसको अपने पास लाना। इसीलिए आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, जो किसानों का एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक पार्टी बनना तय हो गया था। मतलब कह सकते हैं कि किसानों का एक पार्टी बना था जिसमें सिर्फ किसान थे और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी, जिसमें खास करके जो सहजानंद थे उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। नेक्स्ट, वायसराय बनने के पूर्व वेलिंगटन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने की थी, में भाग लिया था। जब आप पढ़ेंगे ना कांग्रेस का एमसीक्यू पढ़ेंगे तो वहां पे मैंने ये क्वेश्चन भी डाला है कि कौन वायसराय थे जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे, तो वो वेलिंगटन भाग लिए थे 1915 में। और अध्यक्ष कौन थे उस समय? सत्येंद्र प्रसाद सिंह। और यह अधिवेशन कहां हुआ था? यह अधिवेशन बंबई में हुआ था। अगला जो बेसिकली महत्वपूर्ण वायसराय वो है लिनलिथिगो, लॉर्ड लिनलिथिगो, जिसकी कार्यकाल 36 से 43 तक था और इसके कार्यकाल में ही क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुई थी। इसके कार्यकाल में 1937 में पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, जो सबसे बड़ी चुनाव थी। ठीक है, 37 में चुनाव हुआ था, इंटरिम गवर्नमेंट बना। 2 वर्ष के बाद 39 में गवर्नमेंट भंग कर दिया गया। जिस चुनाव में मध्य प्रांत, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, मुंबई एवं असम में कांग्रेस की मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। पंजाब और बंगाल के क्षेत्र में बेसिकली थोड़ी सी परेशानियां हो गई थी। नेक्स्ट, 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद एवं सदस्यता से सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। और एक पॉइंट और इसमें जोड़ सकते हैं कि 1939 में इंटरिम गवर्नमेंट भंग कर दिया गया था, जो किसके कार्यकाल में होता? लिनलिथिगो कार्यकाल में हुआ था। जो 37 में चुनाव हुई थी वो 39 में जाकर के भंग हो गई थी। तो ये चुनाव जो है ना, ये कब भंग हुआ था? 1939 में जाकर के उसको, उस मंत्रिमंडल को भंग कर दिया गया था। इसके कार्यकाल में मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया तथा 1940 में लिनलिथिगो ने अगस्त प्रस्ताव पारित किया था। अगस्त प्रस्ताव एक प्रकार का सुझाव पारित किया गया था। लिनलिथिगो के कार्यकाल में ही बेसिकली 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को गांधी द्वारा पबनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था तथा इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे
वो कौन थे? इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कब हुई थी? 1940 में। 17 अक्टूबर 1940 को कहां से हुआ था? पवनार के आश्रम से हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। नेक्स्ट, इसके कार्यकाल में 1924 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया और जिसे गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई। पोस्ट डेटेड चेक इसलिए कह दिया गया कि भाई आज ये कर रहा है काम, हो सकता है ये कल ये काम न करे, ये मुकर जाए, इसलिए हम इसके बात पे भरोसा नहीं करेंगे। इसके कार्यकाल में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया तथा ज्ञातव्य है कि कांग्रेस इस प्रस्ताव को 14 जुलाई 1942 को पारित भी कर दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट इसके कार्यकाल में ही चालू हुआ और इसके कार्यकाल में ही बांटो और भागो का सिद्धांत 1944 में कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा अपनाया गया कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, हम आजादी के बाद अपना अलग पाकिस्तान का क्षेत्र निर्मित करेंगे। नेक्स्ट, अगला महत्वपूर्ण वायसराय जिनका नाम है लॉर्ड वेवेल, जो 43 से 47 तक रहे हैं। इनके कार्यकाल में बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई है। सबसे मुख्य प्रक्रिया इनके कार्यकाल में 5 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ, किंतु मोहम्मद जिन्ना की हठ धर्मिता के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। शिमला सम्मेलन में ये जोड़ने की बात हुई थी, लेकिन जिन्ना थे कि नहीं हमको अलग होना है, इसलिए शिमला सम्मेलन जो जून 1945 में वेवेल के कार्यकाल में हुआ था वो सफल नहीं हुआ। इसके कार्यकाल में 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया, जिसके बचाव में वकील थे भूला भाई देसाई, और इसी में वो नारा लगाया गया था लाल किला को तोड़ दो, सैनिकों को छोड़ दो। एक जो नारा आई थी वो इसी समय 1945 के लाल किला मुकदमा में चलाया गया था और नारा भी दिया गया था। इसके कार्यकाल में 18 फरवरी 1940 को बंबई शाही सेवा के 9 सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था, जिसे वल्लभ भाई पटेल द्वारा शांत किया गया। तो याद रखिएगा, 9 सैनिकों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था 1946 में, उसे शांत कौन किया था? वल्लभ भाई पटेल। वेवेल के कार्यकाल में ही 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन बेसिकली भारत आया था आजादी के पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए और बंटवारा के स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। और इसके कार्यकाल में 6 जुलाई 1946 में संविधान सभा गठन किया गया और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को इसके कार्यकाल में ही हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो थे वो वेवेल के समय में हुआ था। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण वायसराय है, या कह सकते हैं अंतिम वायसराय, उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, जिसके समय में हम लोग को आजादी मिली थी। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद बेसिकली एक ही गवर्नर बने, सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर और अंतिम गवर्नर भी थे। और आप कह सकते हैं कि जो लास्ट वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिनका कार्यकाल 47 से लेकर के 1948 तक था। और इनके कार्यकाल में स्वतंत्र भारत का ये प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन था, या अंतिम वायसराय भी माउंटबेटन था, जिसने 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की, जिसमें भारत विभाजन की योजना को अंतर्निहित किया गया। माउंटबेटन के द्वारा ही भारत को विभाजित किया गया था, पाकिस्तान और भारत को अलग किया गया था। नेक्स्ट, इसके कार्यकाल में ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया, जिस अधिनियम के तहत भारत को आजादी मिली है। इसके कार्यकाल में ही भारत पाकिस्तान को बांटने के लिए रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक रेड क्लिफ आयोग बनाया गया, इसलिए भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं। और इस रेड क्लिफ अध्यक्षता ने 2 सीमा निर्धारित किया, बंगाल का और पंजाब का, जिसके तहत 1947 में हम लोगों का क्या हुआ? बंटवारा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इसी के कार्यकाल में 26 अक्टूबर 1947 को भारत में कश्मीर विलय का प्रस्ताव महाराजा हरि सिंह द्वारा रखा गया। मतलब आजादी के बाद हरि सिंह ने माउंटबेटन के कार्यकाल में ही भारत में विलय के प्रस्ताव को स्वीकार किए थे। और इसके कार्यकाल में आयरिश आर्मी, ये बेचारे कार्यकाल में ही थे कि आयरिश के जो आतंकवादी थे वो इसके जहाज में क्या किया? बम रख दिया, जिस बम के उड़ने से 1989 में इसकी क्या हो गई? 1989 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद सबसे लास्ट जो थे वो थे सी राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने। इसके बाद वायसराय का जो पोस्ट था उसे खत्म कर दिया गया। तो ये अभी आपने प्रथम और द्वितीय 2 वीडियो में 1757 से लेकर के 1947 तक में जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
या आप कह सकते हैं वायसराय बने थे, उनके जितने महत्वपूर्ण कार्य थे उसको हमने कवर किया है 2 वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारा 2 वीडियो आएगा वो इन दोनों वीडियो के ऊपर एमसीक्यू आएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे देखना एकदम मत भूलिए, उसको मिस मत कीजिए, क्योंकि उससे ऐसा रिवीजन हो जाएगा जो आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। होप सो आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। इसलिए हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें स्टूडेंट ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग को इसका बेनिफिट मिल सके और हमारे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। हमारे YouTube चैनल द स्टडी बाय वरुण पर प्रत्येक दिन एमसीक्यू और टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड की जाती है, इसलिए इसे फॉलो करें और इस पे हर सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड की जाएगी। अभी हमने 3 सब्जेक्ट को लिया है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री को, आगे हम ज्योग्राफी और साइंस को भी इसमें ऐड बहुत जल्द करेंगे। ओके, थैंक यू।